Hello students, welcome back to Prepon. Yesterday only we started a series on Indian polity wherein we are going to cover the whole subject through 50 important topics which are understood to be there in the examination this year. आपका prelims exam is near, उससे पहले भी कुछ एग्ज़ाम होने हैं, उनमें ये आ सकते हैं. तो कल हमने प्रियम्बल को लिया था, प्रियम्बल को शॉर्ट में उसकी बारीकियों को जानना था. आज प्रियम्बल को और समझते हैं. प्रियम्बल में जो शब्द वगैरह दिए गए हैं, हाईलाइटेड वर्ड्स वगैरह हैं, उनका डीप मीनिंग समझते हैं, उनका इम्प्लीकेशन समझते हैं. Yesterday I told you that preamble is an introduction to the constitution, also called summary to the constitution, contains what? Philosophy of the constitution. In essence, preamble contains ideals and aspirations of the people of India. मैंने आपको बताया भारत के लोगों की आकांक्षाएं, इच्छाएं और कैसा आदर्श देश वो चाहते हैं, उनके संविधान में क्या आदर्श हो, उनके देश के लिए क्या आदर्श हो, ऐसा कुछ प्रियम्बल में मेंशन किया गया है. मैंने आपको प्रियम्बल बताया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू व्हाट? अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ये जो पांच हैं इनको हम आइडियल्स कह देते हैं. ऐसे आदर्श देशवासी चाहते हैं कि हमारे देश में हो, हमारे संविधान में प्रतिबिंबित हो या मिरर्ड हो. चलिए, आज कल हमने इसको समझा था कि प्रियम्बल में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या इसका मकसद होता है. आज अब उन आइडियल्स को समझते हैं. वो जो पांच आइडियल्स प्रियम्बल में मेंशन्ड हैं, उनका डीप मीनिंग क्या होता है, उनका इम्प्लीकेशन क्या है. जब संविधान निर्माताओं ने बोला है कि भारत कुछ ऐसा हो, ऐसे आदर्श भारत में निहित हो, तो उससे उनका मतलब क्या है, उसे समझते हैं. चलिए, आइडियल्स. तो सबसे पहले भारत के लोग ये कहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया वांटेड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू व्हाट? अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सबसे पहले वो भारत को संप्रभुता के तौर पे देखना चाहते हैं. हमारा देश में संप्रभुता हो, मतलब सोवरेन हो. जब हम कहते हैं देश सोवरेन है, इसका मतलब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सोवरेन का मतलब है कि कंट्री हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अमंग द ग्रुप ऑफ नेशंस. सभी राष्ट्रों में भारत का एक इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस है. वो किसी देश के अधीन काम नहीं करता. इंडिपेंडेंस से पहले हम अंग्रेजी सरकार के, अंग्रेजी क्राउन के अधीन काम करते थे. अब हम कहते हैं, इसी बिना पे तो हमने फ्रीडम स्ट्रगल लड़ी थी, तो अब हम कहते हैं हमारा देश सोवरेन है. सोवरेन का मतलब इट इज इंडिपेंडेंट, इट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अमंग ऑल द ग्रुप ऑफ नेशन. जितने और देश हैं उनमें ये इंडिपेंडेंट है, जैसे और देश इंडिपेंडेंट है. ऐसा आदर्श देश में होना चाहिए. मतलब फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, नो आउटसाइड पावर कैन कंट्रोल इंडिया. हम चाहते हैं किसी और देश की हमारे ऊपर कोई आधिपत्य ना हो. सोवरेन का मीनिंग हम ये भी, और जब सोवरेन का मीनिंग और डीप में समझते हैं तो हम कह सकते हैं वी आर सुप्रीम ऑन आवर टेरिटरी. अपनी ज़मीन पर हम सुप्रीम हैं. अपनी ज़मीन पर, अपनी टेरिटरी पे, अपनी बाउंड्रीज के अंदर हम किसी से आदेश लेने के लिए बाध्य नहीं हैं. अपनी टेरिटोरियल जो हमारा एरिया है उस पर लिए गए फैसले, उस पर होने वाले काम जो भी होंगे, उस पर फैसला सिर्फ भारतीयों का ही होगा. तो वी आर सुप्रीम ऑन आवर टेरिटरी. इट इज़ अनदर मीनिंग ऑफ व्हाट? सोवरेनिटी. जब हम कहते हैं कि हम किसी के अधीन काम नहीं करेंगे, हम अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद हैं, तब हमारा मकसद ये नहीं है कि हम दुनिया के साथ काम नहीं करेंगे. हम कहते हैं हम दुनिया के साथ तो काम करेंगे बट दुनिया के अधीन काम नहीं करेंगे. मतलब सोवरेनिटी का मतलब ये भी है, वी आर रेडी टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद, नॉट इन सबऑर्डिनेशन टू अदर कंट्रीज. हम और देशों के साथ मिलजुल के काम करेंगे, एक पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश हो उसके लिए काम करेंगे, बट किसी देश के आदेश का पालन बेवजह नहीं कर सकते. अब यह कहा जाए कि भारत कहता है कि भारत इंडिपेंडेंट है, सोवरेन देश है. इसका मतलब यह है कि जब भारत किसी इंटरनेशनल ग्रुप का मेंबर बनता है, यूएनओ का मेंबर बनता है, या और रीजनल ब्लॉक्स वगैरह हैं उनका मेंबर बनता है, तो क्या भारत अपनी संप्रभुता खो देता है? इसका मतलब ये नहीं है कि किसी देश का, किसी ग्रुप का मेंबर बनने से भारत अपनी सोवरेनिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करता है. वो किसी भी ग्रुप का मेंबर वहीं तक बन सकता है जहां तक उसकी सोवरेनिटी पे खतरा ना हो. वो यूएनओ का मेंबर वर्ल्ड को एक पीसफुल ऑर्डर देने के लिए बना है, लेकिन
किसी भी वर्ल्ड बॉडी का मेंबर वर्ल्ड को एक पीसफुल ऑर्डर देने के लिए बना है, लेकिन अगर वर्ल्ड बॉडीज भारत के ऊपर कुछ ऐसी पाबंदियां लगाती है जो भारत के हित में नहीं है, तो फिर उसके लिए सोवरेंटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वर्ल्ड ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। मतलब हम एडजस्टमेंट करने को तैयार हैं उस हद तक जिस हद तक हमारे अधिकार, हमारे इंटरेस्ट पे कोई आंच ना आए। तो सोवरेंटी का मतलब ये नहीं होता कि भारत इंटरनेशनल ग्रुप्स या वर्ल्ड बॉडीज का मेंबर नहीं बनेगा, बट उसी हद तक बनेगा जिस हद तक हमारी सोवरेंटी पे खतरा ना आए। ऐसा आदर्श भारत के लोग, संविधान निर्माता भारत के लिए चाहते हैं। ये पहला कंसेप्ट है, पहला आइडियल है जो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगला देखते हैं। फिर हमने सोशलिस्ट के बारे में बात की। आपको मैंने कल बताया था सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। समाजवाद, 70 के दशक में समाजवाद पे बहुत काम हो रहा था। जो उस समय की सरकारें थी वो बिल्कुल ही समाजवाद पे काम कर रही थी और बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी आई थी उस समय। ऐसे में ये शब्द भी संविधान में जोड़ दिया गया और प्रीएम्बल में जोड़ा गया। पहले भी समाजवाद पे काम हो रहा था। 70s के पॉलिटिकल सिनेरियो में काफ़ी कुछ समाजवाद पे काम हुआ और बहुत सारे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ और बहुत सारी जो कंपनियां थी उनको नेशनलाइज किया गया। तो उसी का एक समझ लीजिए रिफ्लेक्शन है कि वर्ड सोशलिज्म और सोशलिस्ट प्रीएम्बल में आ गया। जब हम इस सोशलिस्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, तो हमारा मकसद होता है कि सबका वेलफेयर हो, सभी का भला हो। अल्टीमेट मकसद इज देयर शुड बी वेलफेयर ऑफ ऑल बाई इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जो देश में संसाधन है, जो देश में आय होती है, संसाधन है, उनका बेस्ट उपयोग हो और उससे निकलने वाला फायदा सबके पास इक्विटेबली पहुंचे, मतलब फेयर एंड जस्ट तरीके से पहुंचे। जितना जिसके लिए बनता है उतना तो उसको मिलना ही चाहिए, उसको अवसर भी मिले। ये नहीं कहते कि सबको बराबर मिले, बट जितना जिसका हक है, जितनी जिसकी क्षमता है, जितनी जिसकी प्रतिभा है, उससे कम उसको बिल्कुल ना मिले। और जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं, यहाँ ये भी ऐड कर सकते हैं कि अवसर प्रदान करना जरूरी है। जो डेवलपमेंट की रेस में पीछे है उनको अवसर प्रदान किए जाएं ताकि वो अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए डेवलपमेंट के एपिटोम को टच कर पाएं। तो अपॉर्चुनिटी का अवेलेबिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी समाजवाद स्थापित हो पाएगा। जब हम कहते हैं समाजवादी हैं तो मतलब ये है कि सबके पास इक्विटेबली वेल्थ पहुंचे, देश के संसाधनों का इस्तेमाल होने से जो बेनिफिट एक्रू हो रहा है, इट शुड रीच टू ऑल as per his capability. Moreover, he should be provided with all the opportunities to develop his or her potential so that he can develop fully and develop well. जब हम समाजवाद की बात करते हैं तब ये नहीं कहते हैं कि our concept of socialism does not mean that ऐसा तभी होगा जब सरकारों के अधीन सब कुछ होगा। ये मतलब नहीं है कि सरकार प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं करती, सरकार तो सबके लिए वेलफेयर का काम करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्टेट ओरिएंटेड सोशलिज्म की बात कर रहे हैं कि सभी को सरकार के अधीन होगा, सरकारी कंपनियां होंगी, पीएसयूज होंगी, प्राइवेट सेक्टर का रोल नहीं है। हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की बात जहां गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर ऐसे आयाम पैदा करें, ऐसे हालात पैदा करें जहां लोगों को डेवलप करने की पूरी आज़ादी हो और वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकें जिससे वो अपने आप को डेवलप कर पाए। तो हमारा कंसेप्ट सोशलिज्म का मिक्स्ड इकोनॉमी वाला है, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ स्टेट वाला नहीं है। जब हम कहते हैं सोशलिज्म तो हम कुछ ये बताना चाहते हैं। तो इंडिया वांटेड टू बी अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सेकुलर देश, धर्मनिरपेक्ष है देश में धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। सेकुलर देश वो होता है जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता। देश का धर्म नहीं है। कंट्री डज नॉट हैव रिलीजन बट कंट्री मैन डू हैव देयर ओन। जब हम कहते हैं कि देश सेकुलर है तो हम कहते हैं कंट्री डज नॉट हैव एनी रिलीजन, देश का कोई धर्म नहीं होता, बट कंट्री मैन हैव देयर ओन रिलीजन। लेकिन देशवासियों के अपने अपने धर्म होते हैं। हमारे संविधान में जो शपथ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, उनको शपथ लेनी होती है और उनमें लिखा हुआ है कि हम गॉड में आस्था रखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम
गॉड में आस्था नहीं रखते। संविधान भी लिखता है गॉड में आस्था होती है, लेकिन सबको अपना अपना धर्म फॉलो करने की आज़ादी हुआ करती है। तो इसका मतलब देश का धर्म नहीं है, देशवासियों के अपने अपने हो सकते हैं। इट ऑल्सो मीन्स दैट द स्टेट डज नॉट गिव प्रेफरेंस टू वन पर्टिकुलर रिलीजन। देश के लिए, स्टेट के लिए सभी रिलीजन बराबर हैं, किसी एक धर्म को प्राथमिकता ना होना भी सेकुलरिज्म होता है। इसका मतलब यह है। इट ऑल्सो मीन्स दैट स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसका मतलब यह भी है कि धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होता, इसे भी सेकुलरिज्म कह सकते हैं। इट फर्दर मीन्स दैट एवरीबडी हैज फुल फ्रीडम टू फॉलो हिज और हर रिलीजन। ओबियसली अभी बताया मैंने आपको, सेकुलरिज्म का मतलब है, सेकुलर देश का मतलब है कि सभी को अपना अपना धर्म फॉलो करने की पूरी आज़ादी है। जैसा चाहें, धर्म चाहें वो फॉलो कर सकते हैं। यहाँ ये भी कह सकते हैं सेकुलर देश का मतलब ये है कि सभी अपना अपना धर्म फॉलो करें। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये भी आज़ादी है कि कोई चाहे तो कोई भी धर्म फॉलो ना करे, वो एथीस्ट भी हो सकता है, भगवान में विश्वास ना रखता हो। मतलब ही कैन डेवलप हिज थॉट लाइक एनीथिंग। आर्टिकल 25 हम जब पढ़ेंगे तो हमको वहाँ फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की बात की गई है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस आर्टिकल 25 में जब हम फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की बात करेंगे तो आपको विस्तार से बताऊंगा कि इस फ्रेज का मतलब क्या है। शॉर्ट में इसका मतलब यह है कि गॉड में आस्था हो सकती है और गॉड में आस्था नहीं भी हो सकती है, ऐसा भी संविधान हमको परमिट करता है। मतलब स्टेट सभी धर्मों से बराबर की दूरी रखती है तो सेकुलरिज्म हो जाता है। अब सेकुलरिज्म पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जब हम आगे पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स में जाएंगे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ेंगे, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या होता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म, क्या होता है नेगेटिव सेकुलरिज्म। तो देश सेकुलर होना चाहिए, देश के लिए, स्टेट के लिए सभी धर्म बराबर है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक प्रणाली होनी चाहिए। इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? क्रेसी मीन्स इट इज अ गवर्नमेंट, डेमो मीन्स पीपुल, लोगों की सरकार। पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट, लोग खुद सरकार चलाते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज रन बाय द हु? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपुल, लोगों के चुने हुए नुमाइंदों द्वारा जब सरकार बनाई जाए, चलाई जाए तो उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। दैट इज, इट इज द पीपुल हु डिसाइड हु शुड गवर्न देम। हम चुनाव द्वारा अपने एमपी एमएलएस चुनते हैं, उनमें से कुछ जिनकी बहुमत होती है वो सरकार बना लेते हैं। मतलब हम उनको अनुमति देते हैं कि वो हमारे ऊपर शासन करें। इसका मतलब है कि जो सरकार में जाते हैं वो लोगों के ट्रस्टी बन जाते हैं। हम आपको ये अधिकार देते हैं, आप ट्रस्टी हैं, आपको अधिकार देते हैं। कौन? लोग अधिकार देते हैं कि देश के संसाधन, देश की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रणाली, देश की डेवलपमेंटल सिस्टम, आपको हम बोलते हैं आप हमारे हक में इस्तेमाल कीजिए और देश का भला कीजिए, लोगों का भला कीजिए। तो जब जो लोग सरकार में जाते हैं उनके ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो जो एक्शन लें, जो फैसले लें, उससे लोगों का भला होना ही चाहिए। ऐसी आशा रखती है डेमोक्रेटिक प्रणाली। जब हम कहते हैं डेमोक्रेसी तो हमारा मतलब ये होता है कि सरकार में होने वाले लोग लोगों के ट्रस्टी बन गए हैं। अब वो जो फैसला लेंगे, जो एक्शन लेंगे, वो लोगों के हित में ही होगा। बाय डेमोक्रेसी वी मीन नॉट ओनली इन फॉर्म बट ऑल्सो इन स्पिरिट। डेमोक्रेसी की दो डायमेंशन हो सकती हैं, एक होती है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, एक होती है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। अब सब्सटेंटिव क्या होती है, प्रोसीजरल क्या होती है, इसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा जब मैं कुछ टर्म्स आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कशन करूंगा। अभी ये समझ लीजिए कि प्रोसीजरल का मतलब होता है कि 100 में से 51 वोट जिसको मिले तो प्रोसीजर फुलफिल हो गया, कि 100 वोट पड़े, जिसको 51 मिले उसने सरकार बना ली, उसको मेजॉरिटी मिली है। ये तो हो गया प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। ठीक है, प्रोसीजर फॉलो हुआ कि 100 में से 51 वोट मिल गए। लेकिन डेमोक्रेसी अपना रियल मीनिंग तब फुलफिल करती है जब उसकी सब्सटेंटिव एस्पेक्ट को ध्यान दिया जाए। इसका मतलब ये होता है कि जिसको 51 वोट मिले 100 वोट में से, उसने सरकार बनाई। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको 51 वोट मिले उसने सरकार बनाई वो 51 के लिए ही काम करेगा। ही शुड वर्क फॉर ऑल द 100। मतलब जो सरकार बनाते हैं उनको काम तो 100 के लिए ही करना पड़ेगा, 51 के लिए नहीं करेंगे। जब तक ऐसी सरकारें नहीं होंगी
तब तक डेमोक्रेसी प्रोसीजरल ही रहेगी, सब्सटेंटिव नहीं हो सकती। जो आपके हिसाब से, जो आपके विचार से एग्री नहीं करते, उनका ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा यदि आप सरकार में आए हैं। जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया वो भी आपके लिए उतने महत्वपूर्ण हैं जितने वो जिन्होंने आपको वोट दिया है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बहुत बाद में बताऊंगा। तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम सब्सटेंटिव एस्पेक्ट को उजागर करने की कोशिश करते हैं, ना कि सिर्फ प्रोसीजरल। इट मीन्स दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एंड शुड नॉट चूज पीपल इन डिलीवरिंग बेनिफिट्स ऑफ गुड गवर्नेंस। जैसे मैंने आपको बताया, डेमोक्रेसी का मतलब, बहुत एक सेंटेंस में आप समझ जाएंगे, डेमोक्रेसी का मतलब पीपल चूज द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का मतलब, अगर मैं शॉर्ट में समझाना चाहूं, प्रोसीजरल का मतलब है पीपल चूज द गवर्नमेंट, 100 में से 51 वोट मिले। सब्सटेंटिव का मतलब है पीपल चूज द गवर्नमेंट बट गवर्नमेंट कैन नॉट चूज द पीपल। मतलब जब गवर्नमेंट काम करती है लोगों के भलाई के लिए तो गवर्नमेंट लोगों को चूज नहीं कर सकती, उसको तो सभी के लिए करना पड़ेगा। यदि सरकारें ऐसी हो जाए जिसमें वो सभी के लिए काम करेगी तो उससे समझ सकते हैं कि क्या हो सकती है सब्सटेंटिव एस्पेक्ट ऑफ democracy means all the benefits of good governance should reach everybody irrespective of whether they voted for you or not. अब्राहम लिंकन ने बोला, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने बोला था, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जब वो कहते हैं डेमोक्रेसी इन 3 फ्रेजेस से डिफाइन हो जाती है तो इसका मतलब क्या है? ऑफ द पीपल का मतलब है कि गवर्नमेंट इज वन ऑफ द, इट इज सबसेट ऑफ द पीपल। लोगों में से ही कुछ लोगों ने गवर्नमेंट बना ली, मतलब गवर्नमेंट में जो मेंबर्स आते हैं वो लोगों में से हुआ करते हैं। ऑफ द पीपल मीन्स ऑल द मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट डेफिनेटली आर चोजन बाय द पीपल, दैट इज दे आर सबसेट ऑफ द पीपल। पहला मतलब ऑफ द पीपल का मतलब है कि लोगों ने खुद अपनी सरकार, अपनों में से कुछ को भेजा है कि आप सरकार बन जाइए। बाय द पीपल का मतलब है लोगों ने आपको चुन तो लिया, लेकिन लोगों ने आपको चुनकर अनलिमिटेड पावर नहीं दी है, लोगों ने आपको इररिस्पॉन्सिबल नहीं छोड़ा है, लोगों ने आपको अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सत्ता का इस्तेमाल करने के लिए आपको भेजा है। इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द पीपल। जब बाय द पीपल की बात होती है इसका मतलब है गवर्नमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द पीपल, दैट इज पीपल क्लेम देयर राइट्स एंड लिबर्टीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब जो लोगों के अधिकार होते हैं, उनके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, उन अधिकारों का इस्तेमाल करके वो सरकारों पर पाबंदियां लगा सकती है कि हमने आपको चुन के तो भेजा है लेकिन हमारे अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। डेवलपमेंटल कार्य होने चाहिए, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षा होनी चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, सबको स्वच्छ जल मिलना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक लोग आपसे प्रश्न करते रहेंगे। तो बाय द पीपल का मतलब है कि सरकार हमेशा लोगों की निगरानी में रहनी चाहिए। एक बार चुन लिया, 5 साल वो आपको लोग नहीं देखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है। लोग आपको हमेशा कंट्रोल में रखेंगे। कैसे रखेंगे? अपने राइट्स और लिबर्टीज का एजर्शन करके कि हमारे राइट्स और लिबर्टीज फुलफिल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा चुनाव गलत था, लोग अगली बार आपको सत्ता में भेजेंगे नहीं। फॉर द पीपल का मतलब है इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ऑब्वियसली सरकार जो बनी है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। तो ये 3 फ्रेजेस जो अब्राहम लिंकन ने बोले हैं ये डिफाइन करते हैं क्या होती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ऑल्सो मीन्स रेगुलर एंड पीरियोडिक अकाउंटेबिलिटी। ऑब्वियसली पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो कैसे अकाउंटेबिलिटी होती है हम देखेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब ये भी, ऑब्वियसली ये इसका इम्प्लाइड मीनिंग है कि एक बार सरकार बन जाती है तो वो लोगों को लगातार और समय समय पर अकाउंटेबल होती रहती है, उसे होना पड़ेगा, तभी डेमोक्रेसी अपनी ट्रू स्पिरिट में काम कर सकती है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली डिसॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड लास्ट आइडियल इज रिपब्लिक, गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब डेमोक्रेसी फॉलो हो तो गणतंत्र बन सकता है, रिपब्लिक। हेड ऑफ द स्टेट टू बी इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर, जो देश का हेड होता है वो इलेक्ट होके आए, राजा ना हो, क्राउन ना हो, एक फैमिली में ही राजा का पद ना चलाए। इसका मतलब है देश का हेड चुन कर आए और एक फिक्स टेन्योर के लिए आए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक बार कोई
राष्ट्रपति बन गया तो ताउम्र राष्ट्रपति रहेगा। इसका मतलब है राष्ट्रपति चुने गए हैं लेकिन 5 साल के लिए, मतलब देश का हेड पीरियोडिक चुनाव के थ्रू आता रहे। इसका मतलब होता है गणतंत्र, मतलब ही शुड बी इलेक्टेड एवरी 5 years बाय द पीपुल, मे बी डायरेक्टली मे बी इनडायरेक्टली। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्टली होता है। तो ये 5 आइडियल्स होते हैं, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। शॉर्ट में समझें तो इंडिया इज अ रिपब्लिक। आपसे पूछे इंडिया इज अ रिपब्लिक, विच टाइप ऑफ रिपब्लिक? इट इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इट इज अ सेकुलर रिपब्लिक, इट इज व्हाट? सोशलिस्ट रिपब्लिक, इट इज व्हाट? सोवरन रिपब्लिक। भारत एक गणतंत्र है, 4 प्रकार का गणतंत्र है वो, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक। ये 4 आदर्श भारतीय रिपब्लिक में होने चाहिए। ऐसी कामना संविधान निर्माताओं ने भारत के आने वाली पीढ़ियों के लिए की है। ये बात समझ में आ गई? तो ये है आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज आर मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स विद द पीपल, और बाकी लोगों के लिए वो सिक्योर करना चाहते हैं क्या? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, इसका मतलब क्या होता है। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट यू कैन से वीडियो लेक्चर ऑन प्रीएम्बल। आप प्रीएम्बल के 3 लेक्चर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो प्रीएम्बल टोटलिटी में आपका कवर हो जाएगा। वो क्वेश्चन चाहे प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, आपसे गलत नहीं होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होप यू आर एंजॉयिंग दीज लेक्चर्स एंड पॉलिटी इज बिकमिंग हैंडी फॉर यू। बहुत स्मूथ स्लो पॉलिटी का आपके लिए हो रहा है और सारे कंसेप्ट आपकी समझ में आते जा रहे हैं। चलिए, थैंक्स अ लॉट। वी शैल मीट अगेन टुमारो विथ द 3rd lecture on preamble to the Constitution of India. Thank you.